गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पूर्णप्रा में, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन राजस्थान। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, मतलब आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। 26/1/2026 आज रिपब्लिक डे, 26 तारीख, आज 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लेके आए हैं रिपब्लिक डे स्पेशल 50 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो हम बढ़ते हैं आज के हमारे 50 प्रश्नों की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज पहला प्रश्न है आज का हैप्पी रिपब्लिक डे स्पेशल के तौर पर कि वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपका पहला प्रश्न ये है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है माय डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम। भारत के पीएम कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रूपरेखा किसने तैयार की? कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रूपरेखा किसने तैयार की दोस्तों? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रूपरेखा पिंगली वेंकैया जी ने तैयार की। पिंगली वेंकैया जी ने भारत के तिरंगे की रूपरेखा तैयार की। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई इंटू चौड़ाई का अनुपात कितना है? कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई इंटू चौड़ाई का अनुपात कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो अनुपात है 3:2 मीटर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अनुपात है 2:3 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। आपका आज का छठवां प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन कब घोषित हुआ? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब घोषित हुआ दोस्तों? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन घोषित हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन घोषित हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, हमने 6 प्रश्नों को हल कर लिया है जो कि हमारे वर्तमान भारत की राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? ऑप्शन आपके सामने है, विक्रमी संवत, सम संवत, हिजरी संवत या भारत संवत, मतलब भारत संवत। तो दोस्तों, आपके सामने भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, शेर, बाघ, हाथी या ऊंट। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, शेर, बाघ, हाथी या ऊंट। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, 23 अप्रैल, 23 जून, 23 मार्च, 23 अगस्त। तो दोस्तों, 23 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 23 मार्च 1931 को हमारे देश के 3 वीर युवा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था। आज उसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। दोस्तों आपके सामने प्रश्न है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। ऑप्शन है आपके भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। दोस्तों ये प्रश्न तो हो गए भारत से और हमारे भारत देश से कुछ प्रश्न लिए हैं। अब हमारे राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है। वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है दोस्तों। तो वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल है श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े। श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े वर्तमान भारत के राज्यपाल है। हमने 12 तक के प्रश्न देख लिए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ और हरिदेव जोशी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। भजनलाल शर्मा से पहले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और श्री भजनलाल शर्मा सांगानेर जयपुर से सांसद चुन के आए हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान राजस्थान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्तमान में यह राजस्थान की कौन सी विधानसभा है, कि वर्तमान में यह राजस्थान की कौन सी विधानसभा है। दोस्तों ये वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा है। वर्तमान में जो ये विधानसभा चल रही है राजस्थान की, वो 16वीं राजस्थान की विधानसभा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दोस्तों राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दोस्तों राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है मोहनलाल सुखाड़िया जी को। मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सन 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार राजस्थान के किस गांव को मिला, कि 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार राजस्थान के किस गांव को मिला। तो दोस्तों वो मिला है राजस्थान के देवमाली ब्यावर को। देवनारायण जी भगवान से संबंधित ये गांव है, बगड़ावतों का गांव है। इसमें सर्वाधिक बगड़ावत जाति रहती है, इसलिए इसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं। और बगड़ावत श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो अगले प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी का अन्य नाम है, कि थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी का अन्य नाम है। दोस्तों थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता का अन्य नाम है। दोस्तों तन्नोट माता का अन्य नाम है थार की वैष्णो देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है, कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है तीज से। राजस्थान में तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत
मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तलवारों की धार पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कि तलवारों की धार पर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों तलवारों की धार पर किया जाता है भवाई नृत्य। तलवारों की धार पर किया जाता है दोस्तों भवाई नृत्य। भवाई नृत्य तलवारों की धार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, कि वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। तो वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है मोरचंग। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वामी भक्त घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है, कि स्वामी भक्त घोड़े चेतक की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों। स्वामी भक्त चेतक की घोड़ी चेतक स्वामी भक्त घोड़े चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में स्थित है। बलीचा राजसमंद में स्थित है। ये जो चेतक घोड़ा है उसका संबंध दोस्तों महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप से चेतक का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में नाचना गणेश मंदिर, राजस्थान में नाचना गणेश मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में नाचना गणेश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में नाचना गणेश मंदिर स्थित है अलवर में। राजस्थान के अलवर जिले में नाचना गणेश मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है 25वां दोस्तों। 25वां प्रश्न है कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असत्य है, कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असत्य है। तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में ये 4 स्थितियां हैं जिनके अंदर विश्व के आधार पर, ग्लोब के आधार पर, एशिया के आधार पर देखें तो ये 3 स्थितियां बनती है, लेकिन ये जो आग्नेय स्थिति है वो राजस्थान की स्थिति से संबंधित नहीं है। अगला है राजस्थान के विकिरणों के मध्य का अंतराल कितना है दोस्तों। ये राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया। इसके अंदर जो ये 2 विकीर्ण हैं इनके मध्य का अंतराल कितना है। तो दोस्तों राजस्थान के विकिरणों के मध्य का अंतराल है 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर राजस्थान के विकिरणों के मध्य का अंतराल है। अगला प्रश्न है राजस्थान का सर्वाधिक ताप वाला जिला कौन सा है, कि राजस्थान का सर्वाधिक ताप वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक ताप वाला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान का सर्वाधिक ताप वाला जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की कुल सीमा अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय कितनी है। राजस्थान की कुल सीमा अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान की कुल सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, कि जो राजस्थान की सीमा है वो हमारे भारत के 6 राज्यों से लगती है। उनमें सर्वाधिक किस राज्य से राजस्थान की सीमा लगती है। तो सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर और हरियाणा से लगती है 877 किलोमीटर। हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, कि राजस्थान की पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान की लगती है पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की राजस्थान से सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। तो 31वां प्रश्न है राजस्थान का
द्विखंडीय जिला कौन सा है? कि राजस्थान का द्विखंडीय जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का द्विखंडीय जिला है चित्तौड़। राजस्थान का चित्तौड़ जिला ऐसा है जिसके दो खंड है। राजस्थान का द्विखंडीय जिला है चित्तौड़। राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? तो वो है जोधपुर संभाग। राजस्थान की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाला संभाग है जोधपुर संभाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नशीराबाद छावनी से हुई। क्रांति की शुरुआत नशीराबाद छावनी से हुई। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम भारतीय था मंगल पांडे। मंगल पांडे यूपी बलिया का रहने वाला था मंगल पांडे। वो 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम भारतीय था। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना किस सन में हुई? कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना किस सन में हुई? तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। राजस्थान में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई। बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगले प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। अगला प्रश्न है दोस्तों 39वां प्रश्न कि राजस्थान के एकीकरण से पहले कुल कितनी रियासतें और ठिकाने थी? रियासतें व ठिकाने राजस्थान में थे। रियासतें व ठिकाने राजस्थान में कुल कितने थे? तो आज़ादी एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 40वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष कुछ 6 माह के लमसम लगा। लगभग 9 वर्ष राजस्थान के एकीकरण में समय लगा। लगभग 9 वर्ष राजस्थान के एकीकरण में समय लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में कुल कितने साके हुए हैं? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं साका क्या होता है। साका होता है जहाँ पर पुरुष केसरिया वस्त्र धारण करके केसरिया वस्त्र धारण करके दुश्मनों की सेना से लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जोहर होता है
जोहर होता है जिसमें नारियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान देती है। इन दोनों को मिलाते हैं तब शाका होता है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज ना हो तो वो अर्ध शाका माना जाता है। इस हिसाब से राजस्थान में कुल कितने शाके हुए हैं? तो राजस्थान में कुल 12.5 शाके हुए हैं, यानी 12 तो पूरे शाके हुए हैं और एक अर्ध शाखा हुआ है। राजस्थान में 12.5 शाके हुए हैं। अगला 44वां प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक शाखे वाला दुर्ग कौन सा है? दोस्तों ये दुर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलती से एरर है, यहाँ पर है दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग में सर्वाधिक राजस्थान में शाखे में, जो कि 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। 45वां प्रश्न है राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ और इसी को राजस्थान का प्रथम शाखा कहते हैं। कि राय पिथौरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां हैं? 46वां प्रश्न है कि राय पिथौरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां है दोस्तों? तो दोस्तों राय पिथौरा और दलपुंगल है पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां है राय पिथौरा या दलपुंगल। दोस्तों नकली युद्ध की असली लड़ाई में कौन शहीद हुआ? तो दोस्तों ये नकली युद्ध की असली लड़ाई हुई थी चित्तौड़ और बूंदी के बीच में। चित्तौड़ के राणा लाखा जी ने यह प्रण लिया कि मैं बूंदी को ध्वस्त करे बगैर चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूंगा। उस समय उनके सेनापतियों ने उनको बताया कि नकली बूंदी बनाकर उसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन नकली बूंदी को जब ध्वस्त करने गए तो वहां पर एक सैनिक था जिसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा। वो उस नकली दुर्ग की रक्षा में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। इसीलिए नकली दुर्ग की असली लड़ाई में कुंभकर्ण हाड़ा नामक सैनिक शहीद हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों 48वां कि सैनिकों का भग्नावशेष किस राजा की उपाधि है? सैनिकों का भग्नावशेष किस राजा की उपाधि है दोस्तों? तो दोस्तों सैनिकों का भग्नावशेष उस राजा की उपाधि है जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। वो है राणा सांगा उर्फ राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा जिसका नाम था राणा संग्राम सिंह। आज की क्लास के अंतिम 2 प्रश्न। 49वां प्रश्न है कि हल्दी घाटी का शेर किसकी उपाधि है? कि हल्दी घाटी का शेर किसकी उपाधि है दोस्तों? तो दोस्तों हल्दी घाटी का शेर है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की उपाधि है हल्दी घाटी का शेर। आज की क्लास का अंतिम और ये 50वां प्रश्न, रिपब्लिक डे स्पेशल का 50वां प्रश्न है कि दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? कि दिवेर युद्ध किस सन में लड़ा गया है, कब लड़ा गया? तो दिवेर युद्ध लड़ा गया 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपके इस रिपब्लिक डे स्पेशल क्लास में 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको कैसी लगी ये क्लास वो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहें, ताकि आप राजस्थान की आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बड़े अच्छे से कर सकें। उसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। और एक बार फिर मेरे इस चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।